हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आपका स्वागत है स्कोर अप एकेडमी में। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर पेपर में पूछा जाता है। हर पेपर में पूछने के साथ साथ हमें ये भी पता होता है क्योंकि एक्ट के ऊपर जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। साथ में इसे पढ़ के हमें पता चलता है इंडिया की जो भी पॉलिटी है, गवर्नेंस है, उसने शेप कैसे ली, लोगों के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग ना, कैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए इंडिया में। और इंडिया को बहुत अच्छा जो आज का हम संविधान देखते हैं वो कैसे बना, हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की। और आपका बस एक काम है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आप एक मॉक टेस्ट की कोई भी सीरीज डाउनलोड करना। आई होप और आई नो अगर आप सही से ये देखोगे चैप्टर तो आप ना सारे क्वेश्चन कर पाओगे और टच कर पाओगे। मतलब अगर 10 आप अटेम्प्ट करोगे, 7-8 तो कंप्लीट कर ही पाओगे। और इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चन समझाने की। ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप न्यू हो ना चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी, आपको इस चैनल पे सारा चैप्टर्स ना कंप्लीट मिलेंगे। अभी मैं वीकेंड पे वीडियो डालता हूँ लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि हर दिन वीडियो डालना शुरू करूं क्योंकि पीपीटी बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है ना हमारे ये ना थोड़ा यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी पीएचसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे जो होता है ना एक्ट से फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको आंसर राइटिंग में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। साथ में अगर मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इनमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं इस चैप्टर में से, हर पेपर को मिला के। ओके। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला चैप्टर आपके लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कहीं भी, आपको अगर कोई भी डाउट भी हो आप नीचे मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन से एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था, ये ना पहला एक्ट था जिसकी वजह से ना हमारी सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट थी ना, पूरी गवर्नमेंट को सेंट्रल करने का जो फाउंडेशन रखा गया था वो कौन से एक्ट में रखा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। ब्रिटिशर ने ट्राई करा था कि पूरी गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज्ड करा जाए, ये इसमें ट्राई करा गया था। तो आप इसे थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को। साथ में क्या क्या हुआ था इसमें, गवर्नर ऑफ बंगाल को, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, पहला पॉइंट। आई होप आपको रहेगा ये याद। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा बनाया गया था कैलकाटा में 1774 में, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बनाया गया था। तीसरा पॉइंट क्या था, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी ना उसे पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर लाया गया था। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या, जो ब्रिटिश का लंदन में बैठता था ना पार्लियामेंट्री कंट्रोल, उसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी उनको पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर लाया गया था, इसलिए इसे सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था कि अपनी जो भी रिपोर्ट्स है ना उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उन्हें बोला गया था, सीओडी जो थे। आप बस जो जितना मैं बता रहा हूं ना उसे याद रखना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था सबमिट रिपोर्ट करो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिफ्थ क्या बोला गया था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना वो क्रिएट करी गई थी 4 मेंबर की। तो 5 पॉइंट हो गए आपके, इन्हें याद रखना। इस एक्ट में भाई यही लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग थे पहले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। साथ में तीसरा पॉइंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर लाया गया था। चौथा पॉइंट क्या है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गवर्नर जनरल काउंसिल क्रिएट करी गई थी 4 मेंबर की। ओके, इतना आपको याद रखना है। साथ में क्यों ये इंपॉर्टेंट था, ओके, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश थी सबसे पहली ब्रिटिशर की। दूसरी, पार्लियामेंट जो थी ना वो अब सारी ईगल आई व्यू के साथ देखेगी कंपनी के अफेयर्स को। दूसरा ये था। तीसरा था ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल को क्रिएट करना। ओके, साथ में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखना। ये था कि जो भी हमारी इंडिपेंडेंस, जैसे आज हम बोलते हैं ना कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ओके, आई होप अब आप कभी भी ये वाला एक्ट नहीं भूलोगे, है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट मुझे नहीं लगता आप में से कोई भूलेगा, आप, है ना। साथ में हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। फिर मैं ना बस आपको उतनी ही चीज है, देखो मुश्किल से एक पॉइंटर छूटेगा, एक पॉइंटर, और वो भी मैं कोशिश करूंगा छूटे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस जितना मैं पढ़ाऊं ये इनफ है पेपर के लिए। आप इतना पढ़ो, क्वेश्चन आप एलिमिनेशन वाले तो कर ही दोगे, और साथ में अगर आपको आंसर भी लिखना है तो बढ़िया तरीके से फ्लो चार्ट ऐसे ही बना देना, आप आंसर भी लिख दोगे। ओके, तो अगर मैं ड्यूल कंट्रोल की बात करता हूं ना, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलके गवर्न करेंगे, इसमें ये बोला गया था, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा गया जाए सबसे पहले ना मतलब ड्यूल कंट्रोल कौन से एक्ट से लाया गया था, वो कौन सा एक्ट था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इंपॉर्टेंट है ये। 1773 में अभी आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। ओके, साथ में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कंप्लीट इनका कंट्रोल था ना, मतलब कि बोला गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स लाएंगे और बहुत सारी चीजें बोली गई। ओके, साथ में अगर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ, 6 मेंबर का डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएट हुआ। कंपनी की पॉलिटिकल फंक्शन कौन सुपरवाइज करेगा ये बताया गया, क्राउन करेगा। साथ में गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज करा गया, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी लाई गई, ये सारा इसमें लिखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट में ये सारी चीज बातें लिखी गई थी। साथ में इस वाले एक्ट से ना सबसे बड़ी बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो हमने पहले वाले एक्ट में देखा था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे 4 मेंबर के, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया, जिसकी वजह से ना कंपनी की मोनोपोली ना छिन गई, कि कंपनी अकेले ही पूरा कंट्रोल कर रही थी सारे अफेयर, अब वो छिन गया, क्योंकि अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ड्यूल गवर्नमेंट आ गई, ये समझ जाओ आप इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। साथ में डबल गवर्नमेंट था, ये हॉलमार्क था, ये आप थोड़ा सा याद रखो। चलो चलें आगे। अब हम थोड़ा चार्टर एक्ट देखेंगे, 1813 का, 1833 का और 1853 का। तो ये सारे चार्टेड एक्ट थे। ओके, इसमें क्या मेनली करा गया था, ब्रिटिश रूल को ब्रिटिशर क्या कर रहे थे कि ना ब्रिटिश रूल को ना ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ट्रेड तो कंट्रोल करेंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल करना चाह रहे थे अब ब्रिटिशर, क्योंकि थोड़ा सा लॉस भी हो रहा था ब्रिटिशर को। और ब्रिटिशर ये चाह रहे थे कि ना कंपनी के जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर हैं अब डायरेक्ट ना क्राउन करे कंट्रोल। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी ना पहले अकेले ही ट्रेड करती थी, ओके, पूरी इंडिया में। तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि ना कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे एंड करा गया, और टी और चाइना ट्रेड को बस छोड़ के, कि टी में वो ट्रेड करेगी अकेले और चाइना के साथ ट्रेड करेगी, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। साथ में क्रिश्चियन मिशनरी को आने का, जो भी क्रिश्चियन आते थे ना बाहर से, उन्हें भी आने का मौका दिया गया, और 1 लाख रुपए का ना एजुकेशन के लिए फंड एलोकेट करा गया। ये थोड़ा आप याद रखना ये चीजें। ओके,
साथ में चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ, यहाँ पे ना जो कंपनी थी, कंपनी की ट्रेड को ना पूरा ही खत्म, यहाँ तो छोड़ दिया गया था 1813 में कि ना टी में और चाइना ट्रेड में आप कर लो, लेकिन यहाँ पे ना पूरा ही खत्म कर दिया गया उनका ट्रेड। अब वो ट्रेड में कुछ नहीं करते थे, अब ना बस वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन संभालते थे कंपनी वाले ईस्ट इंडिया के। जब भी मैं कंपनी बोल रहा हूँ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। साथ में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया था ना हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, उसे भी चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। साथ में पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ही सेंट्रलाइज कर रहे थे, अब लेजिस्लेशन भी सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब कि जो भी लॉ और ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ही अब कंट्रोल करेगा, ये सारी चीजें बोल दी। साथ में कंपनी की जो ट्रेड थी ना वो पूरा मोनोपोली एंड कर दी 1833 में, ये आप याद रखना। साथ में चार्टर्ड एक्ट 1853 आया, फिर 1853 में क्या हुआ था, इसमें जो सिविल सर्विस के एग्जाम थे ना उसे ओपन कर दिया, मतलब कि ओपनली होंगे। साथ में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया। साथ में लॉ मेंबर भी ऐड कर दिए, जो काउंसिल हमने बनाई थी ना उसमें लॉ मेंबर भी ऐड कर दिए। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं प्रोग्रेसिव शिफ्ट की बात करूं, ठीक है, 1813 में क्या था, ट्रेड मोनोपोली ना थोड़ी एंड हुई थी, मतलब टी और चाइना ट्रेड में छोड़ दी थी। लेकिन 1833 में क्या हुआ, कंपनी लॉस्ट ऑल ट्रेड, मतलब कि अब मोनोपोली पूरी एंड कर दी थी, मतलब कि बस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्रिएट कर दिया था 1833 में। 1853 में क्या हुआ था, सिविल सर्विस एग्जाम अब लोगों के लिए भी होंगे, इंडियन लोगों के लिए भी ये बोल दिया गया था। और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आए थे, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो रहा था वैसे ही अब सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन भी होगा, ये बोला गया था। तो साथ में ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाए थे, इसमें 1833 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में, ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर आपको ना अभी तक वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये इनफ है आपके लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। अगर आप ये फ्लो चार्ट सही से देख लोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मेन फोकस करो ये फ्लो चार्ट पढ़ने पे। ओके। और साथ में मैं जो जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। देखो आपको सबको पता है कि रिवोल्ट हुआ था 1857 में, क्रांति हुई थी, है ना, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास, रानी के पास पावर चली गई थी। राइट। तो अब हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ओके। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ना रूल करती थी इंडिया को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, वही पॉलिसी बनाते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, मतलब 1858 से पहले ये सब चीजें होती थी, लेकिन जब अब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। और साथ में उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट करा, जो कैबिनेट मिनिस्टर था, जो रिपोर्ट देता था ब्रिटिश क्राउन को कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स भी बनाई गई। ओके। जो एडवाइस देगी। ओके। साथ में ये मतलब कि मेनली वॉइस रॉय था, एक बंदा बना दिया गया जो इंडिया में पूरा कंट्रोल करेगा। और उसकी थी ये जो 15 मेंबर्स की बॉडी की थी, ये सारी रिपोर्ट देते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताता था ब्रिटिश क्राउन को। समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। वाइसरॉय को, जैसे मैंने बताया, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसे रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय से। ओके। और साथ में ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में, और कंपनी को पूरा ही खत्म कर दिया गया। कौन से एक्ट से, 1858 के एक्ट से। क्या क्या चेंज हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ओके। ये थोड़ा सा पॉइंटर लिखे हुए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट करा गया, वॉइसरॉय ने
रिप्लेस कर दिया गवर्नर जनरल को। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। अगर एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसे ही एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना आप। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल। पहले तो हम क्या बोलते थे? पहले हम चार्टर्ड एक्ट बोलते थे। चार्टर्ड एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर हम बोलने लग गए इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आए, 1892 में आया, 1909 में आया। थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ था इनमें। ठीक है, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्योंकि इसमें ना इंक्रीज होने लग गया था जब ना रिवॉल्ट हुआ था 1858 का। तो ये बोला जाने लग गया था कि इंडिया के जो अलग अलग, जैसे सिख सिख हैं और भी इधर उधर के जो बहादुर लोग हैं, उन्हें भी लिया जाए पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए। तो इसीलिए ये चेंज हुआ था, और इंडिया वाले भी थोड़ी आवाज उठाने लग गए थे। जो जितने भी नेशनल लीडर थे वो आवाज उठाने लग गए थे कि हमें भी पार्ट बनना है पार्लियामेंट का। तो इसीलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करे ये एक्ट, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, इंडिया को भी रिप्रेजेंट, इंडिया के लोगों को भी ले पाए अफेयर्स में। लेकिन ज्यादा नहीं लेते थे ये। जैसे 1861 में क्या हुआ, इंडियंस को नॉमिनेट करा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार। ये आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। सबसे पहली बार इंडियंस को नॉमिनेट कब करा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 1861 वाले एक्ट में करा गया। ओके, साथ में जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना हमारी, उसे ना थोड़ा डिसेंट्रलाइज करा गया, और जो भी हमारे प्रांत थे ना, प्रोविंस थे, उन्हें भी थोड़ी सी पावर दी गई कि आप भी अपने लॉ बना सकते हो। समझ गए? डिसेंट्रलाइज, जो आज हम देखते हैं ना पंचायत और ये सब होते हैं, थोड़े नगर पालिकाज होती हैं, ये सब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही पे अगर आप पूरे टॉप पे बैठे हुए हो, बिल्कुल आप ना ग्रास रूट लेवल का आप पूरा कंट्रोल नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए हमें नीचे से लेके ऊपर तक पूरी ऐसे प्रणाली बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से हम ना सब कंट्रोल कर पाए। तो वैसा ही इसमें हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। ये थोड़ा सा याद रखना। 1892 में क्या हुआ? 1892 में बोला गया, जो इंडियंस थे ना वो क्वेश्चन पूछने लग गए थे बजट के ऊपर। इनडायरेक्ट इलेक्शन आए 92 में, और साथ में काउंसिल का साइज भी इंक्रीज हो गया। ये भी आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो। 1909 का मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1861 और 1909, अगर आपको 1892 याद रखना है तो आप रख सकते हो। लेकिन अब बस ये पॉइंट याद रखना थोड़ा, कि ना इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुए थे, ये थोड़ा सा याद रखना। ये 1892 में हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट में। ओके, मोरले मिंटो रिफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। ओके, साथ में इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो वॉइस राय की, उसमें ना इंडियंस भी एडमिट हो हुए थे। पहले जो इंडियन थे उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ओके, काउंसिल साइज जो हुई थी और ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो ये सारी चीजें हुई थी। साथ में थोड़ा सा आप ये याद रखना, 1861 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंडियन नॉमिनेशन टू काउंसिल हुआ था। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ बजट में क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला था इंडियंस को। और साथ में 1909 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और साथ में फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। ओके, साथ में ये तो सबको ही पता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स कब आए थे, 1909 में आए थे। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। डायरकी इन प्रोविंसेस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पूछा गया है, तो आपका आंसर जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, ये एक स्टेप था जिसकी वजह से ना हमने टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप बढ़ाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ में फीचर क्या थे इसके? पहला था कि प्रोविंस में भी ना डायरकी ना इंट्रोड्यूस होगी।
ओके, ये थोड़ा सा आप याद रखना, पूछा जाता है ये। ओके, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में सारे चीजों को डिवाइड करा गया था कि रिजर्व सब्जेक्ट क्या होंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने अपने लिए कुछ रिजर्व रखे थे जिन्हें वही मतलब इस्तेमाल कर सकती थी, जैसे डिफेंस हो गया। ओके, और ट्रांसफर सब्जेक्ट ये थे जिससे पे प्रोविंस भी अपने लॉ बना सकते थे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर आया था, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिवाइड हो गया था, तो ये भी आप याद रखना। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो एक्सटेंड हो गए थे, पहले मुस्लिम के लिए थे, अब वो और भी लोगों को मिलने लग गए थे। साथ में प्रोविंशियल ऑटोनोमी थी, उसे एक्सपेंड करा गया था। तो अगर शॉर्ट कमिंग की मैं बात करूं तो शॉर्ट कमिंग क्या थी? ओके, गवर्नर के पास ना ओवर राइडिंग पावर थी, अगर उसे जो भी पसंद नहीं आएगा वो ये कर सकता है कि भाई नहीं माना जाएगा आपकी बात। ओके, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी सेंटर में। ओके, कम्युनल टेंशन इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि जिन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे वो तो खुश थे, लेकिन जिन्हें नहीं मिले थे वो थोड़ी टेंशन इंक्रीज हो गई थी। ओके, ये सब यही लिखा हुआ है। साथ में अगर मैं डायरकी की बात करूं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होंगे? एजुकेशन, हेल्थ होगा। ओके, गिवन टू इंडियन मिनिस्टर। रिजर्व थे जैसे लॉ, फाइनेंस, ये गवर्नर के पास ही थे। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो गवर्नर क्यों दे देगा इंडियंस को, तो वो इसमें करा गया। और बाई कैमरल का मतलब ये हुआ था कि काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे आज होती है ना राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही डिवाइड होगी। ओके, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1999 1919 में, सॉरी। चलते हैं आगे। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये क्या था? मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था। ओके, आज भी हमारे जो इंडियन पॉलिटी में और हमारे जो संविधान में आधे से ज्यादा जो चीजें ली गई है ना, वो कहाँ से ली गई हैं? वो यहाँ से ली गई हैं। अंडरस्टूड? तो ज्यादा से ज्यादा इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। पहला क्या है कि ना डायर की जो इंट्रोड्यूस हुई थी ना 1919 में, उसे ना एबोलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखा गया। प्रांतों को में जो भी लॉ बनाने की पावर थी ना, कि मतलब कि प्रांत भी बना सकते हैं और खुद भी बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी, उसे हटा के ओके क्या बोल दिया गया कि ना प्रांत अपने लिए ना कम से कम बना सकते हैं। बढ़िया काम। साथ में दूसरे नंबर पे क्या बोला गया? ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज करा गया। ओके, कभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और जो बाइकेमरल लेजिस्लेचर हमने इंट्रोड्यूस करा था 1919 में, उसे रिटेन करा गया। फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश करा गया 1937 में इसी एक्ट के थ्रू। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी रहने दिया गया। गवर्नर की स्पेशल पावर को रिटेन करा गया। स्पेशल पावर कौन सी? कि वो ना किसी भी लॉ के ऊपर अपनी ओवरराइडिंग पावर्स को यूज कर सकता है। ओवरराइडिंग पावर क्या होती है? जैसे तीन लोगों ने बोला यस यस यस, लेकिन गवर्नर अगर नो बोलेगा तो वो नो हो जाएगा। अंडरस्टूड? वीटो पावर आप एक तरह से बोल सकते हो। साथ में रेसिड्यूरी पावर विद गवर्नर जनरल थी। ओके, जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स थी जो ना सेंट्रल के पास है ना स्टेट के पास है, स्टेट मतलब प्रोविंस के पास है, वो किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल के पास। साथ में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बना गई, जिसे आज हम बोलते हैं ना 3 लिस्ट के नाम से जाना जाता है। वही लिस्ट बनाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, साथ में जैसे सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है ना, वैसे ही बनाई गई। ये कब बनाई गई थी? 1935। 1935 का एक्ट क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से इसी एक्ट से लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर है। 3 लिस्ट को अडॉप्ट करा गया, फेडरल कोर्ट बनाए गए। ओके, सुप्रीम कोर्ट आप बोल सकते हो एक तरह से का इसी की वजह से है आज। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई कि ना मॉडल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, कि ना थोड़ी पावर स्टेट को भी दी जाए। साथ में ये यही लिखा हुआ है, ये सेम चीज लिखी हुई है जो ऊपर है। अंडरस्टैंड?
साथ में अगर मैं अब आपसे बात करूं कि देखो मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा ना, आपको ये भी 1773 के बारे में भी पता गया, 1784 के बारे में भी पता हो गया, क्राउन रूल कब आया था, क्या हुआ वो भी पता होगा, 1909 में क्या हुआ, फिर डायरकी कब आई, 1919 में आई, बाई केमरल लेजिस्लेचर क्या होता है वो भी पता हो गया। ओके, साथ में हमारा 1990 1935 का जो एक्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आपको पता लग गया, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।